नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 24 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। कल वीडियो मैं नहीं बना पाया था, मैंने बनाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाया था। आप लोग माहौल तो जान ही रहे हैं। कल पूरे दिन कुछ भी नहीं काम हो पाया, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो काम किया कल मैंने। क्योंकि किसी भी चीज़ में एक होता है कि आपका मन लगे तब तो आप करेंगे। आपको हालात पता ही है कि देश का क्या हो रखा है। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम लोग एक से दो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे जल्द ही नॉर्मल हो जाए सब चीज़ें और उसकी तरफ हम लोग बढ़ें। क्या है तो आपको पता ही होगा कि पहलगांव का जिस जगह पर अटैक हुआ है उसको भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है वो, जहाँ पर ये अटैक हुआ और 26 करीब इनोसेंट लोगों को मार दिया गया है। इनोसेंट ही थे ये, कोई वहाँ पर घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे। बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को पचा पाना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो ज़रा इसको भी देखेंगे। किस प्रकार से मारा गया, तो नाम पूछा गया और धर्म के आधार पर धर्म पूछा गया और कलमा पढ़ने को कहा गया। पैंट उतार करके कंफर्म किया गया कि मुस्लिम है कि हिंदू हैं, उसके पश्चात से मारा गया है। ये सत्य है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये बोलूँगा तो कोई सांप्रदायिक हो जाएगा, भावनाएं आहत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य है तो सत्य है, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है भाई कि नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और पैंट उतार करके कंफर्म किया गया कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उसके पश्चात से गोली मारी गई है। केवल पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को नहीं मारा गया है। ये भी एक एंगल है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उन्हें बोला गया कि जाकर के अपने सरकार से कह दो कि हमने मारा है। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या हैं, ये आपको प्रवोक करेगा, ये आपको अंदर से झकझोर के रख देगा। लाजमी भी है, गुस्सा होना और भय पैदा होना लाजमी भी है, लेकिन समझिएगा इस चीज़ को। 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो आर्मी प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनका भाषण है जिसमें वो 2 नेशन का जो थ्योरी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का आधार पर विभाजन की थ्योरी है, उसको रिपीट कर रहे थे कि ये सही था। और उसके कुछ दिनों के पश्चात से उसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया था अपने भाषण में। उसके कुछ दिनों के पश्चात से इस तरह का अटैक होता है जिसमें विशेष रूप से चिन्हित करके हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। यानी कि कोई ये चाह रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ऑलरेडी डिवाइड बना हुआ है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जाए, और भी ज़्यादा खाई गहरी होती जाए, लोग धर्म का आधार पर लड़ें इस देश में। तो ये भी आपको मानना ही पड़ेगा, ये भी एक सच ही है। और एक सच ये भी है कि हमारा इसमें नाकामी है कि भाई हम इस तरह के हमले को नहीं रोक पाए हैं। ये बहुत ही बड़ी नाकामी है। 100 बार कामयाब हो जाते हैं रोकने में, एक बार नाकामयाब हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएँ देखने को मिलती है हमें। उसके पश्चात से गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए हैं जो बहुत ही कड़े फैसले माने जा रहे हैं। ख़ास तौर से क्या, तो सिंधु नदी समझौता जो था उसको रद्द कर दिया भारत सरकार ने। 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ था आर्मी जवान के ऊपर में, तो सीआरपीएफ के जवान थे, उनके ऊपर में 40 जवान करीब में शहीद हुए थे। उसी दौरान ये माना जा रहा था कि सिंधु नदी जल समझौता जो है इसको रद्द किया जा सकता है, लेकिन उस समय नहीं किया गया था क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। किस चीज़ की कैपेसिटी नहीं थी? सैन्य ताकत नहीं थी क्या? नहीं, हमारे पास इतने सारे डैम तब तक नहीं बने हुए थे। भारत ने जब देखा है कि हमारे पास कैपेसिटी है अब कि हम इस समझौते को रद्द कर सकते हैं, तो हमने रद्द कर दिया है। और ये फैसला बहुत ही सही फैसला है। इस तरह के देशों को जवाब देने के लिए आपको इसी प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे। सिंधु नदी जल समझौता को देखेंगे, उसके पश्चात भी 4 और फैसले हैं, 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो छोटे फैसले हैं। मुख्य रूप से सबसे बड़ा फैसला जो है वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे हिसाब से सस्पेंड की जगह पर इसको खारिज कर देना चाहिए था, रद्द कर देना चाहिए था। हम नहीं मान रहे आज से सिंधु नदी जल समझौता। सस्पेंड का मतलब है कि फिर से बहाल किया जा सकता है। क्या कभी हो सकता है क्या बहाल? तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन भविष्य का भी नहीं पता। हमें हमेशा के लिए इसको रद्द कर देना चाहिए था कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इस नदी जल समझौता को रद्द करने को, पानी रोकने को एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। एक्ट ऑफ वॉर यानी कि
युद्ध का घोषणा माना जाता है, एक तरह से युद्ध की घोषणा माना जाता है, इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है पानी रोकने को। तो अगर भारत सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं तो उसका कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आएगा, जिससे माना जा रहा है कि शिमला समझौते के वो लोग रद्द कर सकते हैं, शिमला समझौते को रद्द कर सकते हैं। शिमला समझौता क्या है तो इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं आया उधर से, आज ही आ जाएगा, देखिए वो क्या करते हैं। हमने तो घोषणा कर दिया है और हमें करना भी चाहिए। क्या हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम ये चीज़ कर पाएंगे? बिल्कुल है कैपेसिटी, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो आज के वीडियो में यही सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में। 70 बीपीएससी को लेकर के जो 70 सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, वो भी रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सत्यता जहाँ पर नहीं होती है, जहाँ पर प्रूफ नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा दिन तक चीज़ें टिक नहीं सकती। आप मुझे क्रिटिसाइज़ कीजिए, गाली दे लीजिए। बीपीएससी में बच्चों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जो वो सुनना चाहते हैं, अगर वो कोई इनको नहीं बोल रहा है तो झट से उसको गाली दे करके निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है हम बिहार के बच्चों का और बीपीएससी के ख़ास तौर से बच्चों का। लेकिन सच्चाई यही है, पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि जिस दिन आपने आंदोलन को किसी छात्र नेता के हाथ से निकाल करके शिक्षकों के हाथों में दे दिया, कोचिंगों वालों के हाथ में दे दिया, उसी दिन आपने आंदोलन का सौदा कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए बनाए हैं इससे, बहुत सारे लोगों ने लाखों बनाए हैं, QR कोड बांट करके पैसे कमाए हैं, नाम कमाया है, अपना फेस चमकाया है। आपके हाथों में कुछ नहीं आया है सिवाय समय की बर्बादी के। पहले दिन से जिन लोगों ने आपको ये बोला, जिससे मैं था, कि इसका कोई भी हल, इसका कोई भी निकलने नहीं जा रहा है क्रक्स, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, और ये आंदोलन जो है छात्र आंदोलन से तब्दील होकर कोचिंग आंदोलन हो गया है, उसी दिन आपको समझ जाना चाहिए था कि क्या है इशू, क्या नहीं है। पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि जिस दिन छात्र नेता को निकाल करके इसमें आपने बड़े बड़े गुरुओं को, बड़े बड़े कोचिंगों को शामिल किया, उसी दिन आपने आंदोलन का सत्यानाश कर दिया था। सत्यानाश का मतलब बर्बाद कर दिया था। मुझे तो उन बच्चों के लिए बुरा लगता है जो उतने दिनों तक अनशन पर बैठे, बीमार हुए, आज उनके हाथों में कुछ भी नहीं लगा है। 71 बीपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली तैयारी इस माइंडसेट का कीजिएगा कि मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना है। अगर मैं पीटी का कट ऑफ क्लियर करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, अगर मैं मेंस का कट ऑफ क्लियर करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, अगर मैं फाइनल कट ऑफ क्लियर करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा। ये मान करके अगर तैयारी करना हो तो कीजिएगा, और अगर यही राजनीति के हिसाब से तैयारी करना हो तो कृपया करके छोड़ के कोई और ऑप्शन अपना लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो 101% डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं और फिर जाकर उनका रिजल्ट होता है। अगर आप डाइवर्ट रहे इन्हीं सब चीज़ों में, तो जिस प्रकार से आपका दिसंबर से लेकर आज अप्रैल बीत रहा है, 4 महीने आपने गंवाए हैं, उसी प्रकार 4 महीने और गंवाएंगे तो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आपके हाथ को सब कुछ निकल चुका होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छे से पढ़िएगा 71 के लिए, पढ़ाई ही एक रास्ता होता है, एक बात समझिएगा इस चीज़ को। केवल पढ़िए आप, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है। आप केवल पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कीजिए, आपका रिजल्ट होता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, पीटी पास किया है, पीटी पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें कोई चोर नहीं है, ईमानदारी से सबने पीटी पास किया है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है किसी को भी चोर बोल देना। आप ही कीजिए ना, आप क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाए, इस पर भी एक बार विचार कीजिए। ठीक है, बहुत सारी अनियमितताएं हुई, आपका क्यों नहीं हुआ, एक बार तो ये सवाल पूछिए ना आपसे खुद से। चलिए शुरू करते हैं। जिनका कल मेंस है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना आप। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। पहले तो वही मैंने हेडलाइन लगा दिया है, हर परीक्षा को अदालत में चुनौती देने से भड़का सुप्रीम कोर्ट। कल बीपीएससी के वकील ने एक तर्क तक नहीं रखा। अब आप बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी चोर हैं, हाई कोर्ट के जज भी चोर हैं, कोचिंग शिक्षक भी चोर हैं, पूरा देश चोरों से भरा हुआ है। ईमानदार कौन है ना? सुप्रीम कोर्ट में कल सबूत नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास कोई प्रूफ आएगा तब तो हम कैंसिल करेंगे, आप केवल तर्क दे रहे हो। कोचिंग के क्वेश्चन मैच कर गए, तो वो जो क्वेश्चन मैच कर गया किसी के टेस्ट सीरीज से, वो टेस्ट सीरीज कोई प्राइवेट बांटा गया था क्या? पब्लिक में मौजूद था वो टेस्ट सीरीज। तो इस प्रकार के तर्कों को नहीं माना जाता है। समझिएगा इस चीज़ को, मैं आपको तर्क सिखा रहा हूँ कि तर्क इस प्रकार के नहीं माने जाते हैं, है ना? कोई प्रूफ नहीं वहाँ पर दिया गया। जो लोग बोला कि मेरे पास प्रूफ है, उन्होंने भी आपको बेवकूफ़ ही बनाया है। अभी नहीं समझे होंगे आप लोग, मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिए, गाली दे लीजिए, लेकिन यही सत्य है। जिन्होंने आपको प्रूफ का लॉलीपॉप दिया, वो भी आपको बेवकूफ़ ही बना करके गए हैं। सबने केवल आपको घुमाया है और कुछ नहीं किया। 6 महीने लोगों ने एंजॉय किया है,
अपने अपने चैनल ग्रो कर लिए हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। किसी का कुछ नहीं गया है, गया केवल छात्रों का है अमूल्य समय, और अगर नहीं संभले तो आगे का भी 1 साल जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा था। देखिए पहला न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। सिंधु नदी जल समझौता को सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर जो मतलब कि आवागमन जारी था उसको भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल समझौता को 1960 में किया गया था, ये इसको रद्द घोषित कर दिया, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड घोषित कर दिया कि हम नहीं, अब इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम फिलहाल में हम इसको निलंबित कर रहे हैं। पाकिस्तानी सलाहकारों को निष्कासन, पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के उच्चायोग में वर्तमान में 50 लोग काम कर रहे थे, जिसको घटा करके भारत सरकार ने संख्या 30 कर दिया है। इसमें सैन्य सलाहकार थे बहुत सारे, जो पाकिस्तान के, जो भारत में रह करके काम करते, उनके दूतावास में रहते हैं ये, वहाँ से काम करते, इन सभी को बाहर कर दिया गया है। वीज़ा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा योजना बंद कर दिया गया। सार्क SAARC जो साउथ एशियन एसोसिएशन है, जिसको दक्षेश भी कहा जाता है, सार्क, उस सार्क के तहत जो वीज़ा जारी किए गए थे उनको भी रद्द कर दिया गया है। मौजूदा वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। उच्चायोग की ताकत पर कटौती की गई। पहलगांव हमले का जवाब यही दिया गया है। और देखिए अभी आगे क्या होता है। कई सारे लोगों का मानना है कि ये और आगे बढ़ेगा। इसके कारण से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की भी संभावना बन रही है। सिंधु जल समझौता के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए छोड़ूंगा। शिक्षक हूं मैं आपका, और जब मैं शिक्षक बोल रहा हूं ना, यकीन मानिए मैं बहुत ही ईमानदारी से इस चीज़ का पालन करता हूं कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, है ना। आज तक के इतने वीडियो निकाल लीजिए, 1800 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाले हैं, कई सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है। एक शब्द मेरा आपने गलत नहीं सुना होगा, इसलिए आपको कुछ गलत नहीं सिखा सकता हूं मैं, ठीक है। मेरा काम होता है सच बोलना आपके मुंह पर। डॉक्टर, शिक्षक, वकील भी अगर आपको झूठ बोलने लग जाए ना, तो आप मान के चलिएगा आपका विनाश तय हो गया। तो मैं अगर आपके मुंह पर ये सच नहीं बोलूँगा कि 71 की तैयारी अच्छे से कीजिए, इन चीज़ों मत पढ़िए, तो फिर आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए मैं इस तरह के कई बार खतरनाक सत्य बोल देता हूँ। नहीं, सत्य यही है, ठीक है। अंत तक देखिएगा वीडियो को, कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 दिसंबर 1960 को त्रिपक्षीय है। ये त्रिपक्षीय क्यों है? क्योंकि इसमें हमने एक मीडियोकर रखा वर्ल्ड बैंक को, कि भाई तुम साक्षी हो, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ठीक है। मीडियोकर रखा। ये पहला और आखिरी समझौता था भारत पाकिस्तान का जिसमें हमने कोई मीडियोकर रखा, ठीक है। उसके पश्चात हमने कोई मीडियोकर नहीं रखा। क्यों ये समझौता हुआ? क्योंकि भारत और पाकिस्तान में नदियों का जल हम साझा करते हैं। जो नदियां ओरिजिनेट होती हैं, कुछ चीन के हिस्से से, तिब्बत के हिस्से से, कुछ पाकिस्तान, कुछ भारत के हिस्से से, और वो अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो मकरान तट के पास सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। यह संधि दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसे भारत पाकिस्तान के बीच सबसे सफल जल समझौते में से एक माना जाता है। 1965, 71, 99, 2019, 2016 उरी अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, इतने सारे खतरनाक माहौल में भी इसको नहीं छुआ गया था। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। जो आप 2 नेशन थ्योरी को सही बताओगे, जब आप अपने पाकिस्तान, उन्होंने दरअसल 2 नेशन थ्योरी को सही बता करके समझिएगा क्या किया है। थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए, सोचने समझने की शक्ति। उन्होंने भारत के मुसलमानों को ये बोलने की कोशिश की है कि भाई तुम उस देश में क्यों रह रहे हो, ये बोलने की कोशिश की है। वो सरफिरे तानाशाह ने, आसिम मुनीर नाम है उनका, सरफिरा, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भर का अखबार कह रहे हैं। और युद्ध हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, जिसके एक जोशी जी, जिसके एडिटर हैं, ये लंदन से छपती है ये पत्रिका, और उसके जोशी जी एडिटर हैं, मैं उनका पूरा नाम भूल गया हूँ। उन्होंने बोला है कि मई लास्ट वीक में युद्ध तक जा सकती है बात। उन्होंने बोला है कि 60% संभावना बन रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने की है। तो अब ये ज़रूरी हो गया था हमारे लिए
कि हम उनको उसी भाषा में जवाब दें। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हताश हैं वो, उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं। देश के सबसे जो उनके चर्चित नेता है इमरान खान, उनको उन्होंने जेल में डाला हुआ है और उनका पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी अच्छा नहीं है, आइसोलेटेड हैं, दुनिया में इमेज भी खराब है। तो क्या करे बैठे बैठे? तो अपने बगल में एक आदमी जो शांति से अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसको ज़रा एक डंडा मार के आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच युद्ध होगा और इसके आधार पर वो अपने देश में सेना की मौजूदगी ज़रूरी है ये जायज़ ठहरा लेंगे। फिर से 20 करोड़ लोगों को वो अपने देश से बेवकूफ़ बना लेंगे कि हम हैं तभी तुम्हारा रक्षा हो पाता है। और यही चीज़ थॉट उनको सक्सेसफुल बनाना है अपने देश में। सिंधु जल समझौते की पृष्ठभूमि क्या है? 1947 से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली जो दोनों देशों में फैली हुई है, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। पंजाब का विभाजन होने से नहर प्रणाली और सिंचाई व्यवस्थाएं बाधित हो गई। विवाद का प्रारंभ 1948 से भारत ने रावी नदी पर पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी कमी हो गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। विश्व बैंक की भूमिका 1952 में मध्यस्थता शुरू की गई। 1960 में यह समझौता अस्तित्व में आया। इसे भारत के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी ने 2019 ईस्वी में यूपीएससी ने 2019 ईस्वी का पीटी एग्जामिनेशन में पूछा था कि भू सुधार कानून किसके समय में लाया गया था, तो उसमें पंडित नेहरू ही थे। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंधु जल समझौता किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान साइन किया गया था, तो पंडित नेहरू ही थे उस समय में। कृपया ध्यान रखें विशेष रूप से, अगर ईयर याद रहेगा तो भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 1960 में तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ही थे। सिंधु संधि की मुख्य विशेषताएं क्या है? सिंधु नदी प्रणाली में 6 प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी ये बह रही है, इसकी 6 सहायक नदियां हैं। 6 सहायक नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब जो पश्चिमी नदियां जिनको कहा जाता है, रावी, ब्यास, सतलज जिनको पूर्वी नदियां कहा जाता है। संधि के तहत पानी का बंटवारा इस प्रकार से किया गया। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, जो ऊपर की नदियां हैं, अगर ये भारत का मैप बनाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको ऊपर की 3 नदियां मिलेंगी, सिंधु, झेलम, चिनाब। इसके पानी में अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया है और जो नीचे की नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनके अधिकांश पानी पर भारत को अधिकार दिया गया है। ठीक है, जरा और समझौतों के डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बना करके यहाँ से पूछा जा सकता है। भारत इनका पानी बिना किसी प्रतिबंध के सिंचाई, बिजली उत्पादन, अन्य उपयोगों के लिए ले सकता है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इस नदी को पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया। हालांकि भारत की इन नदियों पर कुछ सीमित उपयोग की अनुमति है, जैसे गैर उपभोगी उपयोग, जैसे बिजली उत्पादन के लिए रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हम इस पर बना सकते हैं। सीमित सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग के लिए भी हम इसका सीमित स्तर पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पानी का मुख्य हिस्सा जो किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया है, सिंधु, झेलम, चिनाब का। पानी का प्रतिशत, सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को जाता है, जबकि 20% पाकिस्तान को भारत को मिलता है। भारत को पूर्वी नदियों का पानी का 100% उपयोग करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पश्चिमी नदियों पर उनकी गतिविधियां सख्त नियमों से बंधी हुई हैं। जो भारत के मतलब ऊपर की सिंधु, झेलम, चिनाब है, इन पर भारत की गतिविधियां सीमित की गई हैं, लेकिन रन ऑफ द रिवर डैम बनाने का इस पर भारत को अधिकार दिया गया है और पानी का कुछ सीमित उपभोग का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकांश पानी पाकिस्तान में जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान के रीढ़ की इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है। 90% फूड प्रोडक्शन जो पाकिस्तान में होता है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के द्वारा ही होता है। अगर इस पर रोक लग जाती है तो यकीन मानिए इससे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज उसके लिए होगा ही नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर वो जीवित भी है। अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेंगे? लेकिन सारे पानी को रोकना मुश्किल होगा। भारत के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 60 से 70% पानी हम रोक पाएंगे। 100% पानी अगर आप सोच रहे हो कि ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक्ट ऑफ वॉर में आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा कदम है ये जितना बड़ा कदम लिया गया है उतना ही बड़े स्तर पर हमें इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। संधि के तहत दोनों देशों के बीच अस्थायी आयोग की स्थापना की गई, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोग संधि के कार्यान्वयन की निगरानी देखता है और वार्षिक रूप से इस आयोग की बैठक भी होती है। विवाद समाधान तंत्र भी बनाया गया है। आयोग के स्तर पर विवाद होता है, तटस्थ विशेषज्ञ के द्वारा विवाद का समाधान हो सकता है और मध्यस्थ न्यायालय में भी जाकर के विवाद का समाधान किया जा सकता है। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता से सुलझाया गया। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो भारत में निर्मित की गई डैम हैं
और इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन उन विवादों का समाधान किया गया विश्व बैंक की मदद से। उदाहरण के तौर पर ये आपको लिखना पड़ सकता है। भारत के लिए बांध निर्माण नियम। भारत पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर बांध बना सकता है, लेकिन पानी रोकने वाले बड़े भंडारण के बांध नहीं बना सकता। यानी कि नदियों को बिना रोके अगर आप बिजली उत्पादन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन पानी को भंडारित करने के लिए बड़े बड़े आप वाटर के लिए भंडारण का स्थल निर्मित नहीं कर सकते हैं। भारत को हर परियोजना की जानकारी पहले पाकिस्तान को देनी होती है। यदि पाकिस्तान को आपत्ति हो तो उसे आयोग के सामने उठाना होता है। ये जो आयोग है उसके सामने उठाना होता है। पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया गया है, शांति और सहयोग हो, विश्व बैंक की भूमिका को भी इसमें देखा गया है। चुनौतियां और विवाद क्या है? भारत की परियोजनाएं। पाकिस्तान ने भारत के कई जल विद्युत परियोजना जैसे किशनगंगा, बगलिहार पर आपत्ति दर्ज करवाई है। हालिया निलंबन तो 2025 के 23 अप्रैल का ही है, कल का ही है। जब पुलवामा अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, और बिल्कुल सही कहा था। कठोर फैसला लेना चाहिए, इस हद तक का फैसला लेना चाहिए कि वो भी ये पोस्टर लगाएं कि आइज ऑन कराची, आइज ऑन लाहौर, इस प्रकार के उनको भी ट्वीट करने पड़ जाएं। जिस प्रकार से भारत के लोगों को आहत किया गया है, आप लोग भी स्टोरी लगा रहे होंगे ना, ऑल आइज ऑन पहलगांव, इस प्रकार के, तो उनको भी लगाना चाहिए। इतना दर्द तो देना ही चाहिए। दुनिया में अगर देखिए, बात दरअसल में ये है ना कि गरीब आदमी अगर कमज़ोर दिखे तो लोग उसको भिखारी समझ लेते हैं। ज़्यादा शांति 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 करोगे आप तो लोग आपको कमज़ोर समझ लेंगे। जवाब देना होता है कभी कभार, और इस हद तक जवाब देना होता है कि दूसरी बार हिम्मत ना करे। ये नहीं कि छोटा मोटा आ गए बम गिरा करके, ऐसा नहीं, बिल्कुल तबीयत से, है ना। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, जो भी होंगे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, कितने बांध हैं हमारे पास। अब आती है कैपेसिटी क्या है भारत के पास में, कि जिसके कारण से भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। क्या हमारे पास इतने सारे पानी को रोक करके डाइवर्ट करने का कैपेसिटी है भी, और क्या हमें इससे बेनिफिट होगा? पानी रोकने से बिल्कुल बेनिफिट होगा। हमारे पंजाब को, हमारे राजस्थान के एरिया में हम यहाँ के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। जो सूखे प्रदेश में आते हैं हमारे कई सारे, वहाँ पर इन पानियों को हम भेज सकते हैं। क्यों हम अपने पानी का, अपने हिस्से का पानी दें? अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। इतनी अमूल्य संपदा को हम क्यों दूसरे देश में जाने दें? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से बहकर आती है, वो भी तो उस पर रोक लगा सकता है। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की मित्रता है। भारत ने सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज पर कई बांध बनाए हैं। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत में भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज पर पूर्ण अधिकार है, जो कि पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति है। मुख्य रूप से रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के लिए नीचे भारत द्वारा दिए गए बांधों की सूची है। सिंधु नदी पर बांध जैसे नींबू बाजगो बांध है, चुटुक जल विद्युत परियोजनाएं हैं, दुमखर जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये सब छोटे छोटे बांध बना करके 45 मेगावाट का है, 44 मेगावाट का है, 45 मेगावाट के छोटे बांध दिखेंगे आपको, नहीं बड़ा उपयोगी है ये जल को रोकने में। सिंधु नदी पर है, ये सिंधु नदी पर है। झेलम पर उरी बांध बनाया गया है, उरी बांध बनाया गया 480 मेगावाट का, 240 मेगावाट के बड़े बांध हैं ये। किशनगंगा बांध और लोअर झेलम बांध ही बनाया गया 105 मेगावाट का विद्युत उत्पादन के लिए। चेनाब नदी पर बगलिहार, सलाला बांध और दुल्हस्ती और रातले बांध बनाया गया, कहाँ पर? चेनाब नदी पर बनाया गया है। कृपया इनको ध्यान में रखें। आपसे पूछ सकता है कौन नदी, कौन से नदी पर कौन से बांध हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गए हैं सिंधु नदी जल समझौता, और उससे जुड़े हर छोटे बड़े फैक्ट आपको जानना चाहिए। रावी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो रंजीत सागर बांध है, शाहपुर कांडी परियोजना भी है जो पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है। रावी, ब्यास, सतलज पर हमारा 100% अधिकार है, इसके हम पानी को नहीं जाने दे सकते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में हमारा 100% अधिकार है। जो ऊपर की सिंधु, झेलम, चिनाब है उस पर भी हमें अधिकार दिया गया। उस पर आप देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से छोटे डैम बने हुए हैं, जबकि नीचे आपको तुलनात्मक रूप से बड़े डैम दिखेंगे, जैसे 990 मेगावाट, 396 मेगावाट, 206 मेगावाट, इतने बड़े बड़े बांध आपको दिखते हैं। सतलज नदी पर बांध, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता ही होगा। नाथपा झाकरी बांध, लोरी बांध और कोल्डम बांध बनाए गए हैं। कुल टोटल में लगभग 20 से अधिक बांध बनाए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके आधार पर हम सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों का करीब में 60% पानी तो रोक सकते ही हैं। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जितने हमारे पास अभी वर्तमान में अपने पास कैपेसिटी है, तो उसमें हम 60 से 70% पानी तो रोक सकते ही हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या है? सिंधु जल समझौते के कारण भारत सिंधु नदी पर बड़े बांध बना नहीं सकता था, इसलिए वहां पर छोटे बांध बनाए गए, रन ऑफ द रिवर टाइप के बांध बनाए गए हैं। रावी, ब्यास, सतलज बांधों का पानी भारत पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, क्योंकि ये पूर्वी नदियां हैं। हाल के तनाव के पश्चात से
भारत सरकार और भी बांधों का ऐलान कर सकती है। बड़े बड़े बांधों का ऐलान हो सकता है कि हम बनाएंगे, या जो वर्तमान में बांध बने हुए हैं उनकी कैपेसिटी को और भी ज़्यादा किया जा सकता है, या फिर परियोजनाएं भी नए नए ऐलान किए जा सकते हैं, या जो चल रही परियोजनाएं हैं उनको और भी ज़्यादा विस्तारित किया जा सकता है। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता। आज के न्यूज़पेपर में इसी से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, एक ही जगह डाल दिया। इस सारा इसे आप जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है। एक चीज़ मुझे आपको पढ़ाना है जो है भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता, क्योंकि ये भी चर्चा में आ गया है कि पाकिस्तान कहीं शिमला समझौता को रद्द न कर दे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो दरअसल में 71 का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। उसके पश्चात से शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता को लेकर बहुत बड़े स्तर पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है इंदिरा गांधी जी का कि हमने इतने बड़े युद्ध को जीत करके भी हार गए हम, क्योंकि हमने कश्मीर उसी समय नहीं ले लिया। हमने शिमला समझौता के नाम पर जो पाकिस्तान हमने जीता हुआ था, बांग्लादेश में जितने सैनिक हमने बंदी बनाए हुए थे उन सबको भी छोड़ दिया गया। मतलब खास बेनिफिट नहीं मिला भारत को, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन क्या है शिमला समझौता? आपने भी बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा लेकिन पता ही नहीं होगा आपको। तो ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये, ताकि आपको पता तो हो कि जो बातें चल रही हैं वो क्या बातें चल रही हैं, क्या है आखिरकार शिमला समझौता, क्या बेनिफिट मिला है हमें इससे। कुछ बेनिफिट मिला है क्या? 91,000 सोल्जर के बदले कश्मीर लेना चाहिए था या शिमला समझौता करना चाहिए था? तो ज़रा देखते हैं कि क्या है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण शांति संधि है जो 2 जुलाई 1972 की हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि 1971 भारत पाक युग के पास संपन्न हुआ था, जिससे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके पश्चात से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में साइन किया गया था। उसी भुट्टो को बाद में पाकिस्तान ने फांसी पर चढ़ा दिया था। संधि की औपचारिक घोषणा 2 जुलाई 1972 को हुई। हालांकि हस्ताक्षर रात 12:40 पर 3 जुलाई को हुआ था। मतलब 3 जुलाई को माना जाता है हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन हुआ था दरअसल 2 जुलाई को ही। दोनों देशों के बीच में संघर्ष और टकराव को खत्म करना क्या हो पाया? बिल्कुल भी नहीं। भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाना क्या हो पाया? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर समझौता करते हैं, लाहौर बस यात्रा करते हैं वो। मोदी जी पठानकोट हमले से पहले पाकिस्तान जाते हैं कि हमारे बीच संबंधों को सामान्य किया जाए, उसके बदले हमें क्या मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वहाँ गए तो हमें करगिल मिला, और जब मोदी जी वहाँ गए तो पठानकोट का हमला मिला। तो अब भी अगर हम नहीं सीखेंगे, भाईचारा करते रहेंगे तो यही चीज़ होगा। शांतिपूर्ण समाधान, दोनों देशों ने अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य रूप से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने का वचन दिया। इस योजना में, इस समझौता में जो सबसे मुख्य चीज़ माना जाता है वो इसी को माना जाता है कि हमारे बीच जो भी कुछ विवाद हैं उसको हम द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक के जरिए हम संपन्न करेंगे। किसी तीसरे पक्ष का इसमें नहीं हो, हम कुछ भी मानेंगे, तीसरे पक्ष को शामिल ही नहीं करेंगे कोई भी विवाद होगा तो। इसी को माना जाता है शिमला समझौते का मुख्य रूप से प्राण, इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान जो है पहले यूएन में जाने की बात करता था। हमसे ही गलती हुई थी आज़ादी के समय, आज़ादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया हम पर, तो हम यूएन में उस चीज़ को लेकर चले गए थे, क्योंकि यूएन नया बना था। हमें विश्वास था कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कुछ काम करेगी, लेकिन ये दरअसल मामला त्रिपक्षीय होता जा रहा था, हमारे हाथ से निकलता जा रहा था। इसलिए हम यूएन से वापस आ गए। उसके बाद हमने बोलना शुरू किया कि अब हमसे जो भी विवाद उत्पन्न होगा हमारे बीच में, हम द्विपक्षीय रूप से उसको सुलझाएंगे और द्विपक्षीय वार्तालाप ही करेंगे। तो वो चीज़ प्रूव कब हुआ, वो चीज़ माना कब गया? वो चीज़ माना गया शिमला समझौते के द्वारा। क्या भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद के इशू होंगे उसको हम द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे, जिसमें पीओके का एक इशू है। जम्मू कश्मीर अब इशू नहीं रहा, अब दरअसल इशू है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। एलओसी 17 दिसंबर 1971 युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी गई, जिसे एक तरफा बदलने से दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया था। दोनों देश की सेनाओं को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में वापस बुलाने का फैसला 30 दिनों में पूरा हुआ। संधि दोनों तिथि के संवैधानिक प्रक्रियाओं की पुष्टि के बाद लागू हो गई थी। कश्मीर मुद्दा पर में बातचीत किया गया और कहा गया कि हम इसको क्या करेंगे, द्विपक्षीय मुद्दा घोषित कर देंगे। दोनों ने इसको द्विपक्षीय बायलैटरल इशू इसको घोषित किया। ये बहुत ही बड़ी जीत थी भारत की शिमला समझौते के दृष्टिकोण से कि हमने अब कश्मीर के पर जो इशू हमारा है वो बायलैटरल होगा, ना कि एक ग्लोबल इशू होगा। इसी को इस माना जाता है समझौता का मुख्य आधार, इसी को माना जाता है। संचार और व्यापार को फिर से शुरू करना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, सांस्कृतिक सैद्धांतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें हुई।
परिणाम और प्रभाव: संधि के तहत 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया गया। 1971 के युद्ध में जो पकड़े गए थे, बांग्लादेश को पाकिस्तान की औपचारिक मान्यता मिली। हालांकि संधि लंबे समय तक शांति स्थापित करने में विफल रही। फिर से कारगिल का युद्ध हो गया। आलोचनाएं, सीमाएं भी हैं। कुछ भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 1971 की जीत का पूरा लाभ नहीं उठाया और पाकिस्तान को उसी के अनुकूल शर्तें दे दी। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर संधि का पालन नहीं किया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। समझौता कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं कर पाया, यानी कि हमारे पास जो मौका आया था उसको हमने गंवा दिया, उसको हमने खो दिया। तो ये शिमला समझौता भी आपको समझाया है। हो सकता है कि इसको रद्द करने की बात पाकिस्तान करे, कर ले रद्द। वैसे भी इसमें से कुछ भी नहीं मान रहा कोई। कौन मान रहा बताइए? पाकिस्तान मान रहा क्या? नहीं मान रहा। तो बस यही था आज के वीडियो में। ये 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। 71 बीपीएससी को लेकर जो मैंने आपको बोला है, अगर आपको बुरी लगी हो चीज़ें तो भी मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, लेकिन पढ़ लीजिएगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन आप डाइवर्ट होकर के इधर उधर चले जाते, उससे मेरा नुकसान हो जाता है। किस प्रकार का नुकसान? इस प्रकार से नुकसान होता है कि बच्चे परेशान होते हैं और उनके परेशानी से ही हम परेशान होते हैं। पढ़िए अच्छे से, मत ध्यान दीजिए चीज़ों पर। इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा होती हैं बीपीएससी में। इतना तो किसी आयोग में मैंने नहीं देखा जितना बीपीएससी में होता है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि कृपया करके देश में धार्मिक विभाजन ना होने दें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप तो इस चीज़ को समझिए कि दूर बैठा कोई आदमी हमारे देश को फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहता है, और वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो रहा है, क्योंकि हमारी मीडिया, हमारे यहाँ के लोग उसका साथ दे रहे हैं, उस व्यक्ति का। तो मत दीजिए साथ इस तरह के लोगों का जो धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। उन्होंने वो चाहते तो ऐसे भी मार सकते थे। आतंकवाद तो ऐसे ही मारता है। 26/11 में किसी का धर्म पूछा था क्या? नहीं पूछा था। तो धर्म अगर पूछा तो उसके पीछे कोई कारण होगा। कारण ये था कि भारत के लोग धार्मिक आधार पर बंट जाए। कल तक जो उनके बगल में रह रहा मुसलमान, उनको सही लगता था, आज वो उनको बैठे बिठाए दुश्मन लगने लग जाए। हमला हिंदू पर हुआ है कि हिंदुस्तान पर हुआ है, ये ज़रूर विचार कीजिएगा। और दरअसल में घायल हिंदुस्तान ही हुआ है। ठीक है। हिंदुओं की जान बचाने में मुस्लिम घोड़ा चलाने वालों की भी जान गई है। मत बटिए ऐसे। मुझे पता है भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल हैं कि मेरी बातें आपको कर भी लग रही होगी कि मैं लिबरल हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। तार्किक ढंग से सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन किसको बांटना चाह रहा है। हम बट रहे हैं। ठीक है। मत बटिए, अच्छा होगा हमारे देश के लिए। बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर मैं इस तरह की चीज़ आपको कह रहा हूँ। ठीक है, गुस्सा है, वाजिब है, ये तो है सत्य कि नाम पूछ के मारा गया है। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू।